चैप्टर प्रिंट कल्चर करने जा रहे हैं। सो क्लास 10th का हिस्ट्री है, हिस्ट्री का प्रिंट कल्चर हम करने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे किस तरह से प्रिंट जो इंडिया में शुरू हुआ था या वर्ल्ड में शुरू हुआ था, किस तरह से प्रिंट जो था सोसाइटी को, इकोनॉमी को रेवोल्यूशनाइज कर दिया था और क्या क्या चेंजेज ये लेके आया था, किस तरह से लोगों के लाइफ को अफेक्ट किया था प्रिंट। सो ये सारी चीज़ हम देखने जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन whenever any new videos are uploaded. So let us begin the chapter. मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा साथ साथ में, सो आप पूरे वीडियो तक देखिए। लास्ट में मैं आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट हो बताऊंगा। सो लेट अस बिगिन द चैप्टर। हाउ डिड द अर्बन पॉपुलेशन यूज द प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया मतलब सबसे पहले तो हम समझते हैं प्रिंट मीडिया क्या होता है। देखो प्रिंट पहले जो था, जो प्रिंट होता था वो हाथों से हुआ करता था, मैन्युस्क्रिप्ट हुआ करते थे। लेकिन बाद में जो था प्रिंट मैकेनाइज्ड हो गया, मशीन से प्रिंट होना शुरू हो गया। तो प्रिंट मीडिया का क्या रोल था अर्बन मतलब शहरों में जो लोग रहते थे उनका क्या, उनके लाइफ पे किस तरह से अफेक्ट करता था। मर्चेंट यूज प्रिंट इन देयर डेली लाइफ टू अपडेट देयर ट्रेड इन्फॉर्मेशन। सो कितने सामान बेचे गए, कितने खरीदे गए, सो और ये सब चीज़ का रिकॉर्ड रखने के लिए प्रिंट यूज किया जाता था। ठीक है, एक तो मर्चेंट का सबसे पहला यहाँ पे। दूसरा जो है पीपल स्टार्टेड रीडिंग फिक्शंस। लोग भी पढ़ना शुरू कर दिए। अब वो फिक्शंस पढ़ते थे, मनगढ़ंत कहानी पढ़ते थे, पोइट्री, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी एंड रोमांटिक प्ले ड्यूरिंग देयर लेजर्स टाइम। तो खाली समय में उन लोग ये सब चीज़ लोग पढ़ना शुरू कर दिए, लोग भी यूज करना शुरू कर दिया अपने एंटरटेनमेंट के लिए, लोगों के बारे में जानने के लिए रोमांटिक प्लेज वगैरह पढ़ना शुरू कर दिए खाली समय बेसिकली। सो तीसरा था रिच वुमेन। तीसरा जो था रिच वुमेन जो थी बिगिन पब्लिशिंग देयर पोएट्री एंड प्लेज। सो वाइफ्स ऑफ स्कॉलर ऑफिशियल पब्लिश देयर वर्क एंड कोर्ट्सन रोट अबाउट देयर लाइफ्स। तो जो लोग कोर्ट में रहते थे राजाओं के, उन्होंने अपने लाइफ के बारे में लिखा, ये था। फिर वाइफ्स रिच वुमेन जो थी उन लोग भी पढ़े लिखे होती थी, उन लोगों ने भी अपने पोएट्री और प्ले को पब्लिश करना शुरू कर दिया प्रिंट आने की वजह से। इतना ही नहीं, जो स्कॉलर्स की वाइफ थी ऑफिशियल्स थी, इवन दे ऑल्सो स्टार्टेड पब्लिशिंग देयर वर्क। जो लोग राजा महाराजाओं के कोर्ट में रहते थे, दे ऑल्सो स्टार्टेड राइटिंग द लाइफ ऑफ द पीपल इन कोर्ट। सो ऑल दिस थिंग बिकम पॉपुलर एंड अर्बन लाइफ को अफेक्ट करने लगा। लोगों के सामने एक अदर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट आ गया, अदर सोर्स ऑफ स्पेंडिंग देयर लीजर्स टाइम आ गया, और इस तरह से ये अर्बन लाइफ को अफेक्ट करना शुरू कर दिया प्रिंट मीडिया। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी। सब पहली बार प्रिंट जो शुरू हुआ था वो कहाँ पे हुआ था और क्या इसका कैसे शुरू हुआ था। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी यूज्ड वुडन ब्लॉक विच वर कार्व्ड विद द वर्ड एंड डिज़ाइन। देखो क्या था, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग इसको बोलते थे, जैसे लकड़ी का ये बनाते थे, इसके ऊपर कुछ कार्विंग कर देते थे, और जो भी कार्विंग करते थे इस पर ये बेसिकली इस फॉर्म में होता था, ब्लॉक के फॉर्म में, और इस पर कार्विंग होता था। ठीक है, और फिर क्या कहते थे, इस पर कुछ रिलीफ मतलब कुछ ऊंचा, मतलब कार्विंग को ही रिलीफ बोला गया है। दीज वुडन ब्लॉक्स वर ऑन इंक, उसको इसके ऊपर इंक लगा देते थे, और इंक लगा, देन द पेपर वाज रब्ड अगेंस्ट इट, उसको पेपर रब करते थे। द मार्किंग नाउ मेड एन इम्प्रेशन ऑन द पेपर, और जो इस पर मार्क किया होता था वही इंप्रेशन पेपर पर आता था। द पेपर वाज थिन एंड सो प्रिंटिंग वाज डन ओनली ऑन वन साइड। द पेपर वाज फोल्डेड एंड स्टिच्ड, तो इस तरह से फोल्ड कर दिया जाता था, फिर स्टिच किया जाता था, एंड फाइनली दैट वाज यूज्ड एज ए बुक। सो ये एक टेक्नोलॉजी सबसे पहले यूज़ किया जाता था। व्हेन द प्रिंट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस इन जापान, जापान में कब प्रिंट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की? आपको पता है कि प्रिंट टेक्नोलॉजी जापान में बहुत पहले हुआ था, 768 से 770 के बीच में किया गया था। और ये बुद्धिस्ट मिशनरी जो थे चाइना से जो जापान गए थे, मिशनरी मतलब होता है वो लोग जो कि धर्म को फैलाने गए थे, स्पेशली बुद्धिज़्म फैलाने जब थे लोग चाइना से जापान गए थे, उन्होंने अपने यहाँ से प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी लेके गए जापान, और हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी था ये। द ओल्डेस्ट बुक जापान में जो लिखा गया था वो डायमंड सूत्रा था। इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि नेम द बुक दैट वाज रिटन फर्स्ट इन जापान। सो वाज प्रिंटेड इन 1868। इट कंटेंट 6 शीट्स टेक्स्ट एंड वुड कट इलस्ट्रेशन, इसमें बहुत सारे इलस्ट्रेशन भी थे, प्लस 6 पेज की ये बुक था। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हमारा हुआ मार्को पोलो। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इज़ ही हु केम टू इंडिया
एंड ऑल्सो वेंट टू चाइना। जब वहाँ चाइना में गए तो उन्होंने वहाँ पे देखा कि किस तरह से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग होता है, एंड फाइनली वो टेक्नोलॉजी को अपने यहाँ लेके गए और उसको इम्प्रूव किया गया, एंड वहाँ पे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया गया यूरोप में। सो मार्को पोलो वॉज ए ग्रेट एक्सप्लोरर। He was in China for many years and he learned the printing technology from the Chinese during this year। जब वहाँ था तो उसने चाइनीज का जो प्रिंटिंग मेथड था उसको उसने देखा। ही रिटर्न टू इटली, जब वापस इटली गया, इटली का था वैसे ही है, तो इन 1295 एंड वहाँ पे उसने ये न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, सो दिस इज द क्रेडिट गोज टू हिम। उसके बाद नेक्स्ट है कि वाई डिड द डिमांड फॉर हैंड रिटन बुक्स डिमिनिश्ड, या हम इसको हम बोल सकते हैं डिसएडवांटेज भी क्या था इसका हैंड रिटन बुक का। सो डिसएडवांटेज या क्यों इसका डिमांड कम होने लगा, so that also same thing, one and the same। so let us see the demand for the hand written मतलब हाथ से लिखा हुआ जो किताब था slowly diminished। कॉपिंग क्यों, कॉपिंग वाज हैंड बाई हैंड वाज एक्सपेंसिव। एक तो पहला था बहुत महंगा होता था, जैसे मान लो कि आप प्रिंटिंग प्रेस से करते हो तो एक दिन में 100 कॉपी करते हो, और अगर हाथ से करते हो तो एक दिन में 1 कॉपी कर रहा हो, तो ऑब्वियसली 100 कॉपी बनाने के लिए 2-4 महीने 5 महीने लग जाएंगे, तो उतना का वेजेस देना पड़ेगा, तो इस तरह से एक्सपेंसिव होता था। लेबोरियस मतलब मेहनत का काम था ये, और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था, तो इसलिए लोग कॉपिंग करना अब कम करने लगे। दीज हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स और फ्रेजाइल में वीक होता था। ठीक है, एक तो पहला इसका डिसएडवांटेज है कि कॉपी जो था महंगा था, कॉपी करना एक्सपेंसिव था, लेबोरियस था और टाइम कंज्यूम था। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें कि ये बहुत ही जो हाथ से लिखे हुए मैन्युस्क्रिप्ट होते थे, मैन्युस्क्रिप्ट में हाथ से लिखा हुआ बुक्स वीक होते थे, ऑकवर्ड टू हैंडल, बड़ा मुश्किल होता है उसको हैंडल करना, एक जगह दूसरी ओर लेके जाना। जैसे हम किताब लेके कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट को लेकर नहीं घूम सकते क्योंकि वो टूट जाता था, फट जाता था, इस तरह कुड नॉट बी कैरिड अवे और रेड इजीली। ठीक है, सो ये दूसरा डिफेक्ट था इसका। उसके बाद वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ग्रेजुअली बिकम मोर एंड मोर पॉपुलर एज द डिमांड फॉर द बुक इंक्रीज। जैसे जैसे बुक का डिमांड बढ़ने लगा तो अब जो थे उन्होंने वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो था, जो कि चाइना से लाया गया था, उसको यूज़ किया जाने लगा यूरोप में एंड अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ डिड द प्रिंट रेवोल्यूशन इन्फ्लुएंस द रीडिंग हैबिट ऑफ द पीपल ऑफ यूरोप। सो यूरोप में जो लोगों का जो पढ़ने का हैबिट था वो किस तरह से अफेक्ट किया, इन्फ्लुएंस किया जब वहाँ पे प्रिंट आ गया। तो ऑब्वियसली जब प्रिंट आ गया ज़्यादा बुक पब्लिश होने लगे होंगे, ज़्यादा बुक पब्लिश होने की वजह से ज़्यादा लोगों तक बुक पहुँचने लगा होगा, बुक सस्ता हो गया होगा, और इस तरह से लोगों का रीडिंग हैबिट बढ़ गया होगा। ठीक है, सो अब देखते हैं लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, हाउ डिड द प्रिंट रेवोल्यूशन इन्फ्लुएंस द रीडिंग हैबिट ऑफ द यूरोप। देखो, ड्यू टू प्रिंट रेवोल्यूशन द रीडिंग हैबिट ऑफ द पब्लिक इंक्रीज, रीडिंग हैबिट ऑफ द पब्लिक, ये तो पता है कि ठीक है बुक आने के बाद लोग ज़्यादा पढ़ने लगे। बुक्स आर नाउ लेस कॉस्टली, क्यों ज़्यादा लोग पढ़ने लगे, अब सस्ता हो गया क्योंकि मशीन से बनने लगा, सस्ता बनने लगा। दिस वाज बिकॉज द टाइम एंड लेबर रिक्वायर्ड, क्यों सस्ता हो गया था, क्योंकि अब टाइम भी कम लगता था और उतना लेबर भी नहीं लगता था। बुक केम डाउन एंड मल्टीपल कॉपी, जब बहुत सारे मान लो एक जने एक बुक को कॉपी कर सकता है, लेकिन मशीन से तो बहुत सारे कॉपी बना सकते हैं, तो इस तरह से आसानी से बुक प्रोड्यूस होने लगा। बुक अब मार्केट में आने लगा, मार्केट में आने के बाद क्योंकि बहुत सारे बुक आने की वजह से इसके प्राइस कम हो गए, तो कॉमन लोग भी अब खरीदना शुरू कर दिए। ठीक है, बुक्स वर रेड आउट इन टू देम, सो यूज टू गैदर द पब्लिक। उसके बाद क्या था, द बुक्स फ्लडेड द मार्केट, द कॉमन पीपल यूज टू गैदर इन पब्लिक प्लेसेस एंड बुक्स वर रेड आउट ऑफ। पहले लोग बहुत ज़्यादा इलिटरेसी था, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तो कुछ लोग जो जिनको आता था पढ़ने वो बुक पढ़ा करते थे, लोग उनके आगे पीछे बैठ जाते थे सुनने के लिए। दे हर्ड सैक्रेड टेक्स्ट, जो धार्मिक किताब थे वो सुनते थे। बैलड रिसाइटेड एंड फोक टेल्स नरेटेड, तो इस तरह से अलग अलग तरह के वेराइटी ऑफ नरेटिव्स, टेल्स, उसके बाद रिलीजियस बुक्स पढ़े जाते थे, लोग बैठ के सुनते थे। दिस लिसनिंग कल्चर टर्न टू रीडिंग कल्चर व्हेन बुक्स बिकम चीपर। ठीक है, सो पहले लोग सुनते थे, बाद में धीरे धीरे जब बुक्स चीपर हो गए तो आम लोगों के पहुंच तक हो गया, तो लोग खरीद के उसे पढ़ना शुरू कर दिए। सो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन दैट टुक प्लेस इन यूरोप बिकॉज ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, क्यों है हम देखते हैं। एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे मार्टिन लूथर, और उन्होंने किस तरह से क्रिश्चियनिटी को रिफॉर्म करने की कोशिश करी थी। मार्टिन लूथर वाज अ रिलीजियस रिफॉर्मर। ठीक है, सो इन 1517 ही रोड द 95 थीसिस, दिस इज द बुक दैट यू हैव टू लर्न नेम। 1 नंबर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि विच बुक वाज रिटन बाय मार्टिन लूथर और हु रोट 95 थीसिस। उसमें इस बुक में क्या खासियत लिखा हुआ था कि इन्होंने क्रिटिसाइज किया था बहुत सारे प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च। जो रोमन कैथोलिक चर्च था उसके प्रैक्टिसेस को इन्होंने क्रिटिसाइज किया था। जो चर्च, जो रिलीजन था क्रिश्चियनिटी,
जो रोमन कैथोलिक चर्च उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, और क्रिटिसाइज करते हुए बोला था कि इसमें क्या क्या कमी है। प्रिंटेड कॉपी ऑफ दीज वाज pasted on the church door in Wittenberg. The church was prompted to discuss his idea. Soon Martin Luther 95 thesis was printed in vast number and read widely. देखो क्या हुआ कि जो मार्टिन लूथर ने चैलेंज किया था रोमन कैथोलिक चर्च को कि इसमें बहुत सारे क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे आई मीन इविल्स आ गए हैं और बहुत सारे कुरीतियाँ आ गई हैं, और इसको वो चैलेंज कर रहे हैं कि ये गलत है। और उन्होंने बहुत सारे पोस्टर्स लगाए सब जगह शहरों में, और चर्च गेट पे डोर पे लगवाए उन्होंने, और बोला कि चर्च ऑफिशियल को कि अगर आपको लगता है कि मैंने जो बोल रहा हूँ गलत है तो मेरे से आप चैलेंज कर सकते हो, मेरे से डिबेट डिस्कशन कर सकते हो। उसके बाद ये जो 95 थीसिस था, इसके बहुत सारे प्रिंटेड बुक्स ये प्रिंट किए गए एंड फाइनली सर्कुलेट किया गया। दिस लेड टू, और इसकी वजह से कुछ लोग मार्टिन लूथर के सपोर्टर हो गए और कुछ लोग जो पुराने क्रिश्चियनिटी था उसको सपोर्टर रह गए, और दिस लेड टू डिवीजन ऑफ चर्च इन यूरोप दैट इज़ कॉल्ड कैथोलिक चर्च एंड प्रोटेस्टेंट। तो मार्टिन लूथर के फॉलोअर जो थे दे लेड टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, और जो पहले वाले थे उसको हम कैथोलिक बोलते हैं। मार्टिन लूथर ट्रांसलेशन ऑफ न्यू टेस्टामेंट, इन्होंने न्यू टेस्टामेंट को ट्रांसलेट भी किया 5000 कॉपीज विद इन ए फ्यू वीक, एंड सेकेंड एडिशन अपीयर्ड विद इन द 3 months। तो देखो जो उन्होंने न्यू टेस्टामेंट को ट्रांसलेट किया था वो 5000 कॉपी बिके। उस समय 5000 कॉपी बनाना बेचना एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन ऐसा हुआ। उसके बाद फिर सेकंड एडिशन उसका कुछ मंथ के बाद रिलीज किया गया। सेवरल स्कॉलर्स फेल्ट प्रिंट ब्रॉट ए न्यू इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर एंड हेल्प्ड स्प्रेड न्यू आइडिया दैट लेड टू रिफॉर्मेशन। और कुछ लोग ऐसा ही मानना था कि प्रिंट होने की वजह से आइडिया जो है जो स्प्रेड हो रहे हैं बहुत जल्दी। दूसरी बात इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ, लोग डिस्कशन डिबेट कर रहे हैं जो पढ़ रहे हैं पेपरों में, न्यूज़पेपर में, और इस तरह से जो समाज में रिफॉर्मेशन जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन आ रहा था, जो अंधकार युग था, डार्क एज था, उसको चैलेंज कर रहे थे लोग, एंड फाइनली न्यू वर्ल्ड वाज एमर्जिंग। इट इज़ बिकॉज ऑफ कमिंग ऑफ प्रिंट। ठीक है, प्रिंट ऐसे नहीं थे, पहले था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गया था प्रिंट का। राइट स्टार्ट ऑन द इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट। तो मैन्युस्क्रिप्ट मतलब क्या होता है? हाथ से लिखा हुआ डॉक्यूमेंट को मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, सो ऐसा नहीं था कि सिर्फ यूरोप में हुआ था मैन्युस्क्रिप्ट या चाइना में होता था, इंडिया में भी मैन्युस्क्रिप्ट प्रोड्यूस किया जाता था। इंडिया हैड ए वेरी रिच एंड ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट। इन संस्कृत में भी था, अरबिक, पर्शियन और वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब रीजनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, बंगाली हो गया, इन सब लैंग्वेज में भी मैन्युस्क्रिप्ट लिखा जाया करता था। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कॉपीड ऑन पाम लीव, ताड़ के जो पत्ते होते हैं उन पे लिखा जाता था, पाम लीव्स, और ऑन हैंड रिटन पेपर, हैंडमेड पेपर या हैंड से बना हुआ पेपर पे लिखा जाता था। ठीक है, सो एक तो मैन्युस्क्रिप्ट जो था इंडिया में बहुत ओल्ड ट्रेडिशन था हाथ से लिखने का, बहुत सारे लैंग्वेज में लिखा जाता था। ये पाम लीव पे या हैंडमेड पेपर पे कॉपी किया जाता था। पेजेज वर ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड, और फिर हम सिर्फ लिखते नहीं थे बल्कि उसमें पिक्चर वगैरह इलस्ट्रेट भी करते थे, जिससे कि और ज़्यादा क्लियर हो जाए कि क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे तो वो लोग पिक्चर देख के समझने की कोशिश करते थे। दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स वर बाउंड बिटवीन वुडन कवर्स एंड सीव्ड टुगेदर फॉर प्रिजर्वेशन। अब इसको क्या करते थे कि दो ये, ठीक है, इसमें इस तरह से ये करते थे, सीव कर सिल देते थे, और इन दोनों के बीच में मैन्युस्क्रिप्ट रखते थे और इसको बंद कर दिया जाता था। जैसे बुक कॉपी होता है ना, कॉपी, उस तरह का कॉपी जैसा इसको हम ढक देते थे, और इस तरह से इसको प्रिजर्व किया जाता था। बहुत मुश्किल होता है प्रिजर्व करना। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट्स वर प्रोड्यूस इन इंडिया इवन आफ्टर प्रिंट टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस। तो इंडिया में प्रिंट टेक्नोलॉजी पोर्तुगीज ने शुरू किया था, और उसके बाद भी हम देखते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट लिखा जाता था इंडिया में। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर एक्सपेंसिव एंड फ्रेजाइल, जो ऊपर मैंने बताया था बहुत महंगा होता था और जल्दी टूट जाता था। सो एंड हैड टू बी हैंडल्ड केयरफुली। इट वाज डिफिकल्ट टू रीड मैन्युस्क्रिप्ट एज दे वर रिटन इन डिफरेंट स्टाइल्स। और दूसरी बात है, मैन्युस्क्रिप्ट हाथ से लिखा जाता था तो हर आदमी का अपना लिखने का स्टाइल होता था, और कभी कभी वो समझ में नहीं आता था किसी को। तो इस तरह से ये एक डिफेक्टिव। तीसरा जो पहले एक तो है फ्रेजाइल था, एक्सपेंसिव था, इसको हैंडल केयरफुली हैंडल करना होता था, और दूसरी बात है कि मैन्युस्क्रिप्ट जो था वो अलग अलग लोग लिखते थे अपने स्टाइल में, सो इसलिए इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबडी टू रीड द स्टाइल ऑफ राइटिंग ऑफ अदर पीपल। सो दैट इज द 4 प्रॉब्लम हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आ सकता है। उसका नेक्स्ट है कि मास लिटरेसी इंक्रीज मैनी फोल्ड इन 19th सेंचुरी। हम देखते हैं कि मास लिटरेसी मतलब होता है कि लिटरेसी यानी कि पढ़ाई लिखाई जो होता है वो ज़्यादातर लोगों तक पहुंचने लगा, बहुत सारे ज़्यादा लोग पढ़ने लगे, और इसकी वजह से
women, children, workers started reading books. तो क्या यह सच है और क्या नहीं है, या ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, वो डिस्कस करना है हमें, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें ये डिस्कस करना है कि किस तरह से लिटरेसी जो है ज़्यादातर लोगों तक पहुंच गया और उससे रीडिंग हैबिट पे क्या असर पड़ा। प्राइमरी एजुकेशन वाज कंपल्सरी इन लेट 19th सेंचुरी, यानी कि यूरोप में हम देखते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन में, हमारे यहाँ जो है जो प्राइमरी स्कूल मतलब क्या होता है कि 6 से 14 ईयर्स तक का एज के जो बच्चे होते हैं उनको प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं, ये कंपल्सरी कर दिया गया 19th सेंचुरी में। चिल्ड्रन बिकम एन इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ, तो बच्चे भी पढ़ना शुरू कर दिए। अब बच्चों को अगर स्कूलिंग कंपल्सरी कर दिया तो उनको बुक्स चाहिए। तो प्रिंटिंग इंडस्ट्री नाउ हैड टू हैंड इट्स हैंडफुल ऑफ बाई प्रिंटिंग स्कूल बुक्स, तो स्कूल बुक प्रिंट होना शुरू हो गया। सो सी पढ़ाई लिखाई से किस तरह से प्रिंटिंग अफेक्ट किया। चिल्ड्रन प्रेस वाज सेटअप, कुछ लोगों ने बच्चों के लिए प्रेस सेटअप किया, उसमें बच्चों के लिए बुक्स पब्लिश किए जाते थे फ्रांस में इन 1857, एंड कैटर्ड सोलली द बुक्स फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए बुक्स बनाया जाता था। दिस प्रेस पब्लिश न्यू स्टोरीज एज वेल एज ओल्ड फेयरी टेल्स एंड फोक टेल्स, तो इस तरह से अलग अलग कहानी वगैरह, फोक टेल्स हो गया, फेयरी टेल हो गया, ये सब चीज़ पब्लिश करते थे और बच्चे बहुत इंटरेस्ट होकर पढ़ते थे, जिनको पढ़ने लिखने आता था, क्योंकि वहाँ पे अब कंपल्सरी कर दिया था प्राइमरी स्कूल, तो हर बच्चे करीब करीब पढ़ना शुरू कर दिए थे। उसके बाद ग्रिम ब्रदर जो थे, इनका भी रोल है, ठीक है। किस तरह से इन्होंने लिटरेसी को मास लिटरेसी बनाने की कोशिश करी, किस तरह से मास लिटरेसी के बाद ग्रिम ब्रदर ने अपना बुक्स को पब्लिश किया। ब्रदर इन जर्मनी, ये जर्मनी में थे, ठीक है। उन्होंने कंपाइल ट्रेडिशनल फोक टेल्स, ये गाँव घूमे, गाँव घूमने के बाद पीजेंट्स थे वहाँ का आई मीन क्राफ्ट पर्सन से या ज़मींदारों से, लैंडलॉर्ड से, सबसे मिले हर जर्मनी के गांव में जाके, और गांव का जो अपना परंपरा था, गीत था, लोकगीत जिसको बोलते हैं, फोक टेल्स था, ट्रेडिशनल जो सॉन्ग थे, जैसे इंडिया में है खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, ये एक फोक टेल्स है, फोकलोर्स है, बैलाड है, इस तरह का चीज़ को उन्होंने, ये हर जगह होता है, हर गांव में होता है, कुछ पहले का इंसिडेंट को लोग गाने के फॉर्म में गाते हैं। और तो ग्रिम ब्रदर ने हर गांव में जर्मनी में घूमे और इस तरह का फोक टेल्स, फोकलोर कलेक्ट किए, और कलेक्ट करके उसको उन्होंने एक बुक में कंपाइल किया, ठीक है। सो द बुक वाज पब्लिश इन ए कलेक्शन। सो रूरल फोक टेल्स नाउ हैड ए न्यू फॉर्म, तो पहले जो था सिर्फ गांव तक ही सीमित था, अब इसको बुक में कन्वर्ट करके, और ओरल ट्रेडिशन था, लोग एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास होता था, उसमें लिखा नहीं जाता था, लेकिन उन्होंने पहली बार उसको लिख के पब्लिश किया, और इस तरह से फोक टेल और फोकलोर को जर्मनी का लिटरेसी सोसाइटी का एक पार्ट बना दिया, क्योंकि ये सब भी कुछ ना कुछ सीख देता है हमें, मोरल वैल्यूज देता है। वेमेन ऑल्सो बिकम इंपॉर्टेंट एज ए रीडर एज वेल एज राइटर्स। तो वेमेन, तो पेनी मैगजीन मतलब होता है कि रुपये वाला, जैसे इंडिया में 1 रुपी हो गया, इस तरह का पेनी होता था वहाँ पे, जो पैसे में मिलता था। पेनी मैगजीन्स बिकम वर पब्लिश्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द वेमेन। दे कंटेन आर्टिकल्स ऑन पेपर, प्रॉपर बिहेवियर, कि किस तरह से औरतों को अच्छा से बिहेवियर मेंटेन करना है, हैंड हाउस कीपिंग, कैसे घर को संभालना है। नॉवेल्स बिकम पॉपुलर एज ए वेमेन स्टार्टेड रीडिंग, जब औरतें भी पढ़ने लगी तो नॉवेल्स वगैरह उनके लिए अवेलेबल हो गया। इस तरह से इट ऑल्सो अफेक्टेड वेमेन ऑल्सो। अब कुछ राइटर्स हैं, जीन ऑस्टिन, ब्रॉन्टे सिस्टर, जॉर्ज एलियट, ये जो थे बहुत फेमस ऑथर थे उस समय, जिन्होंने बहुत सारे बुक्स पब्लिश किए और वो बुक्स बहुत फेमस हुए, लोग उनको पढ़े। देयर राइटिंग बिकम इम्पॉर्टेंट इन डिफाइनिंग द न्यू टाइप्स ऑफ वेमेन, और जो बेसिकली ये सो कॉल्ड फेमिनिस्ट राइटर थे, जिन्होंने वेमेन का क्या एक पर्सनालिटी होना चाहिए, वुमेन किस तरह से लाइफ को फेस करती हैं, वुमेन किस तरह से वर्ल्ड में अपना पोजीशन बना सकती हैं, ये चीज़ उन्होंने इन नॉवेल्स के थ्रू सामने लेके आया, और इस तरह से बहुत सारे लोगों का जो वुमेन थी उनका क्या रोल है वो डिफाइन करने में आसान हो गया। Who had will, power, strength, personality, determination and power to think। तो और पहले ऐसा मानते थे कि औरतें सिर्फ घर के लिए बनी हुई हैं, घर में रहना है, घर को देख रेख करना है, लेकिन अब एक नया डोमेन उनके लिए इन बुक्स के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू सामने आया, और वो पहले से डोमिनेंट रोल प्ले करने लगी सोसाइटी में, जो कि पहले नहीं करती थी। लीडिंग लाइब्रेरियंस बिकम पॉपुलर इन 17th सेंचुरी। फिर दूसरा चीज़ था कि लाइब्रेरीज ओपन किए गए बहुत सारा,
और लाइब्रेरी में बुक्स खरीदना पॉसिबल नहीं था, तो लाइब्रेरी में कोई जाकर लेंड कर सकता है बुक। 17वीं सेंचुरी, एज द लिटरेसी रेट इंक्रीज एंड मेनी टुक टू रीडिंग, बुक्स बिकम इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉर एजुकेटिंग वाइट कॉलर वर्कर्स, आर्टिसंस एंड लेबर मिडिल क्लास। तो वी बुक जो था एक तरह से अपने आप को बेटर प्रूव करना है, तो वी नीड टू रीड बुक्स। हमें एक वाइट कॉलर जॉब हमें वर्कर मिल सकते हैं, जो आर्टिसंस एंड लोअर मिडिल क्लास के लोग भी बुक्स पढ़ना शुरू कर दिए हैं। सो बुक देमसेल्फ इन द वे इंक्रीज लिटरेसी, और बुक की वजह से लिटरेसी रेट बढ़ना शुरू हो गया कॉमन पीपल में, और बुक्स फॉर सेल्फ एजुकेशन के लिए भी हम। सो आफ्टर द वर्किंग डेज, अब देखो क्या हुआ था कि वर्किंग डेज वाज ग्रेजुअली शॉर्टन। तो पहले क्या था, वर्किंग डे 12-12, 15-15 घंटे के हुआ करते थे लेबरर का, वर्कर्स का, लेकिन बाद में कुछ लॉ बनाया गया और वर्किंग आवर्स जो था कम कर दिया गया, 10 घंटा या 8 घंटा कर दिया गया। तो अब जो था वर्कर्स के लिए टाइम बचने लगा, तो वो इस टाइम को यूज़ करने लगे अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए, और इसके लिए भी उन्होंने बुक्स वगैरह का मदद लेना शुरू कर दिया, बुक्स रीड करना शुरू कर दिया। दे रोट पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स एंड ऑटोबायोग्राफी इन लार्ज नंबर। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं कि वर्किंग क्लास का हो गया, वुमेन हो गया, ये सब चीज़ इनका किस तरह से लाइफ इफेक्ट होने लगा बिकॉज ऑफ कमिंग ऑफ बुक्स इन द मार्केट। ठीक है, वुमेन के बारे में, स्पेशली चिल्ड्रंस वगैरह के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाउ डू द प्रिंट मीडिया अफेक्ट द वुमेन इन इंडिया। इंडिया में किस तरह से वुमेन का अफेक्ट हुआ प्रिंट मीडिया आने की वजह से। द लाइफ इन द फीलिंग ऑफ वुमेन वर रिटन इन इंटेंसिटी। सो लोगों ने वुमेन के लाइफ के बारे में लिखना शुरू कर दिया। दिस इंक्रीज द नंबर ऑफ वुमेन हु टुक टू रीडिंग, और जब लोगों को लगा कि औरतों को लगा कि हमारे बारे में लिखा जा रहा है, तो उन्होंने भी पढ़ना शुरू कर दिया। लिबरल हस्बैंड एंड फादर स्टार्टेड एजुकेटिंग फॉर द वुमेन फॉक। दूसरा जो था कि पहला तो था कि वुमेन के बारे में बुक्स में लिखा गया, ठीक है, तो ये किए, तो वुमेन जो थी वो पढ़ना शुरू कर दी, बहुत ठीक है, पढ़ना शुरू कर दी। दूसरा था कि बहुत सारे ऐसे लिबरल हस्बैंड थे या फादर थे, वो फादर जो ट्रेडिशन को इतना स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो करते थे, ऐसे लोगों को लिबरल हस्बैंड या लिबरल फादर बोलते हैं। उन्होंने अपने वुमेन फोक को पढ़ाना शुरू कर दिया घर पे, कुछ कुछ तो स्कूल भी भेजे लड़कियों को पढ़ने जाने के लिए। मेनी जर्नल्स बिगिन कैरिंग राइटिंग्स बाय वुमेन। बहुत सारे ऐसे मैगजीन और जर्नल्स में हम देखते हैं कि वुमेन का लिखा हुआ चीज़ों को पब्लिश किया जाने लगा। एक्सप्लेन वाई वुमेन शुड बी एजुकेटेड, उसमें ये बताया गया कि वुमेन को क्यों पढ़ना चाहिए। दे ऑल्सो कैरिड ए सिंबल एंड अटैच्ड सुटेबल रीडिंग मैटर्स विच कुड बी यूज फॉर होम बेस्ड इन स्कूलिंग। उसमें ऐसे बहुत सारे आर्टिकल आना शुरू हो गया जिसमें कि ये लिखा हुआ था किस तरह से औरतें घर में रह के पढ़ सकती है। बहुत घरों में औरतों को बाहर जाना अलाउ नहीं था, तो इवन दे प्रोवाइडेड अल्टरनेट एंड वीमेन कुड स्टडी नाउ एट होम ऑल्सो। सो ये सब बदलाव आना शुरू हो गया। सुपरस्टिशन वाज अ रीजन फॉर इलिटरेसी अमंग द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ वुमेन। एक तरह से कुछ ऐसा अंधविश्वासी था वुमेन में, इसलिए वुमेन पढ़ती नहीं थी। कंजर्वेटिव हिंदू बिलीव दैट लिटरेट गर्ल वुड बी विडोड। हिंदू को ऐसा माना था कि लड़कियां पढ़ जाएगी तो वो विधवा हो जाएगी जल्दी। देखो कितना गंदा सोच था, ये क्या मतलब होता है, ऐसा थोड़ा ना होता है। उसके बाद दूसरा था कि मुस्लिम फियर दैट एजुकेटेड वुमेन वुड बी करप्टेड बाय रीडिंग उर्दू रोमांस। और ऐसे भी सोचते थे कि जो मुस्लिम लोग जो थे ऐसे सोचते थे ना कि अगर औरतें पढ़ जाती हैं तो वो रोमांटिक करप्ट हो जाएंगी, दूसरे से अफेयर शुरू हो जाएगा। सो इस तरह का सोच डेवलप होना शुरू हो गया। सम सोशल रिफॉर्मर्स एंड नोवेल क्रिएटेड ए ग्रेट इंटरेस्ट इन वुमेन ओपिनियन एंड व्यूअर्स वर स्लोली कंसिडर्ड and respected. Stories were written about how women were imprisoned at home, kept in ignorance, forced to hard domestic labor, and treated unjustly by the very people they served. Stories about the miserable lives of upper caste Hindu women, especially widow. तो इस तरह से हम देखते हैं कि बुक्स वगैरह में, मैगजीन वगैरह में जो सोशल रिफॉर्मर थे उन्होंने बहुत सारे ऐसे चीज़ पब्लिश किए, जिससे कि औरतों का जो कंडीशन था, प्लाइट था, उसको शो किया गया। कितना ख़राब कंडीशन में औरतें जी रही होती थी, वुमेन्स का कैसे विडो का जो लाइफ कितना ख़राब था। तो ये सब चीज़ दिखाया गया और समझाने की कोशिश करी गई, और इससे भी उन लोग जो पढ़े समझे, और फाइनली इन लोगों का वुमेन का स्टेटस या कंडीशन पहले के मुकाबले बेटर होना शुरू हो गया। लेकिन अभी भी कंप्लीट चेंज नहीं आया था सोसाइटी में। ठीक है, सो व्हाट अदर काइंड ऑफ लिटरेचर सोलली फॉर वुमेन फ्लड द मार्केट। किस तरह के और औरतों के लिए लिटरेचर, आर्टिकल्स ऑन हाउस होल्ड,
घर को किस तरह संभाला जाता है, फैशन लेसन्स के बारे में भी बुक्स वगैरह मैगजीन वगैरह में आना शुरू हो गया, आर्टिकल में आना शुरू हो गया, ठीक है। सो आर्टिकल्स ऑन इशूज लाइक वेमेन एजुकेशन, की औरतों को क्यों पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, विडोहुड, औरतें जब विधवा होती है तो उनका क्या कंडीशन होता है, वुमेन री मैरिज और नेशनल मूवमेंट के बारे में भी बुक्स में आना शुरू हो गया। शॉर्ट स्टोरीज एंड सीरियलाइज नोवेल, ऐसे नोवेल जो एक बुक खत्म होता है दूसरा कंटिन्यूएशन होता है, जैसे इस तरह का सीरियल नोवेल्स आना शुरू हो गया। सीरियलाइज, जैसे कि आज सीरियल्स आते हैं ना, उसी तरह से मान लो एक मैगजीन आया, फिर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से फोक लिटरेचर भी आना शुरू हो गया। तो ये सारी चीज़ औरतों के लिए अवेलेबल थे। गिवन ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूज वुडन ब्लॉक विच वर कवर्ड विद द वुड्स एंड वुड और डिजाइन, दे कार्विंग वर इन रिलीफ। सो मैंने इसके बारे में पहले बता चुका हूँ, ठीक है, आई मीन फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस के बारे में। नेक्स्ट है हाउ डिड द प्रिंट रेवोल्यूशन इन्फ्लुएंस द रीडिंग हैबिट ऑफ द पीपल ऑफ यूरोप। तो यूरोप में किस तरह से जो प्रिंट रेवोल्यूशन था, वहाँ पर जो प्रिंट शुरू हुआ तो उससे किस तरह से लोगों का हैबिट में चेंज आया। देखो, ड्यू टू द प्रिंट रेवोल्यूशन द रीडिंग हैबिट ऑफ द पब्लिक इंक्रीज एज द बुक्स वर नाउ लेस कॉस्टली। अब बुक सस्ता हो गया, आई मीन जिससे भी कोई टाइम और लेबर जो था, पहले 12-12, 15-15 घंटे काम करते थे, अब उनका टाइम वर्किंग आवर कम हो गया। दूसरी बात है कि तो वो लोग भी अवेलेबल हो गए पढ़ने के लिए। बुक्स कम लेबर लगने की वजह से, कम टाइम लगने की वजह से सस्ता होने लगा और बहुत सारा कॉपी बनना शुरू हो गया, तो मार्केट में फ्लड होने लगा बुक्स। अब ये सस्ता था तो लोग खरीदते थे इसको, कॉमन मैन भी यूज़ करना शुरू कर दिए, ठीक है। सो नेक्स्ट है व्हाट वाज द सेल, व्हाट वाज द सेल ऑफ बुक्स प्रोमोटेड इन स्मॉल टाउन। छोटे छोटे शहरों में किस तरह से बुक का सेल को प्रमोट किया गया। पैडलर्स मतलब जैसे होते हैं घूमने वाले, फेरी वाले, जो बुक्स लेके घूमते रहते थे छोटे छोटे शहरों में, गांव गली गली में, और इस तरह से बेचते थे लोगों को। जैसे कि हम यहाँ सब्जी बेचते हैं, उस तरह से वहाँ बुक ले लो, इस तरह से आई मीन दे यूज्ड टू अट्रैक्ट पीपल इन द स्मॉल towns and villages. So who brought out the first Indian manuscript published in English? Also name it. तो गंगाधर भट्टाचार्य ने पहला इंडियन न्यूज़पेपर शुरू किया था, और द फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर वाज द वीकली बंगाल गैजेट। ये वीक में एक बार पब्लिश होता था और इसका नाम था बंगाल गैजेट। और फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर पब्लिश जो किया था इंग्लिश में वो थे गंगाधर भट्टाचार्य जी। सो हु इन्वेंटेड द लेटर प्रेस, किसने इन्वेंट किया था? सो जोहान ग्यूटेनबर्ग, जर्मनी में शुरू किया गया था, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है मेंशन व्हाट मीडियम वाज यूज्ड फॉर राइटिंग एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स। तो पाम लीफ, किस तरह से मैंने बताया ना, भोजपत्रा बोलते हैं, पाम लीफ बोलते हैं, जिस पे कि लिखा जाता था इंडिया में मैन्युस्क्रिप्ट। कैलियोग्राफी मतलब होता है सुंदर हैंड राइटिंग, लेटर बाय, ठीक है, आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुल लेटर्स बाय हैंड। सो सुंदर लिखने का आर्ट को बोलते हैं कैलियोग्राफी। नेक्स्ट है हमारा कि एक्सप्लेन हाउ प्रिंट कल्चर असिस्टेड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस तरह से प्रिंट जो है इंडिया में देशभक्ति लेके आया अंग्रेज़ों के समय, और किस तरह से हम यूनाइट हो गए और अंग्रेज़ों को इंडिया से भगाने में सफल हुए। तो इसमें प्रिंट का क्या रोल था? सो प्रिंट कल्चर हेल्प इन डेवलपिंग ए कल्चर ऑफ डायलॉग अमंग द पीपल। जब प्रिंट आ गया तो लोग पढ़ते थे, फिर डायलॉग करते थे, फिर बहस करते थे कोई भी मुद्दा को लेके। आइडिया एंड सोशल रिफॉर्मर्स कुड बी स्प्रेड इन बेटर वे। अब जो थे सोशल समाज सुधारक के जो आइडिया थे उसको हम प्रिंट के थ्रू स्प्रेड कर सकते थे। गांधी जी स्प्रेड ए आइडिया ऑफ स्वदेशी इन पावरफुल वे थ्रू न्यूज़पेपर। उन्होंने स्वदेशी मतलब अपने देश का सामान यूज़ करना, इस चीज़ को पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की या सोशल और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की बात करने लगे उन्होंने। तो उस आइडिया को उन्होंने न्यूज़पेपर के थ्रू पब्लिश किया। मैनी वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, वर्नाकुलर में तो होता है कि जो रीजनल लैंग्वेज में लिखा, तमिल, तेलुगु में, पंजाबी में, उसको बोलते हैं वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, जो आया इंडिया में। दे हेल्प इन स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ नेशनलिज्म टू मेजॉरिटी ऑफ इंडियन मासेस। और इस तरह से वर्नाकुलर जो था लोकल लैंग्वेज में लिखा जाता था, लोग उसको समझते थे, और इस तरह से नेशनलिज्म का जो मैसेज है उसको हमें स्प्रेड करने में सक्सेसफुल हो गए। इवन इन स्पाइट ऑफ द रिसेशन मेजर्स प्रिंट कल्चर्स वाज अ रेवोल्यूशन विच कुड नॉट बी स्टॉप। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये एक तरह से हेल्प किया था हमें स्प्रेड करने में नेशनलिज्म में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। तो वुड ब्लॉक प्रिंट ओनली केम टू यूरोप इन 1295। सो कैसे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो था आया था वहाँ पे यूरोप में, ठीक है। सो देखते हैं, वुड ब्लॉक प्रिंट ओनली केम टू यूरोप इन यूरोप, सॉरी, केम टू
सो मार्को पोलो रिटर्न टू इटली फ्रॉम चाइना इन 1295 और उन्होंने वुड ब्लॉक पेंटिंग को यूरोप लेके गए थे। ठीक है, अब हम गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। सो पहला है ये वुड ब्लॉक प्रिंट ओनली केम टू यूरोप इन 1295। कब, तो हमने पहले बता रखा आपको मार्को पोलो के बारे में, जो कि इंडिया आया था, फिर चाइना गया था, चाइना से उसने वुड ब्लॉक प्रिंटिंग देखा था, उस टेक्नोलॉजी को, और देन वो यूरोप लेके गया एंड फाइनली यूरोप में इसको डेवलप करके प्रिंटिंग प्रेस डेवलप किया गया। ठीक है, सो ये है। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर वाज इन फेवर ऑफ प्रिंट एंड स्पोक आउट इन प्रेज ऑफ इट। मार्टिन लूथर जो था, मार्टिन लूथर जिसने प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन शुरू किया था यूरोप में, तो वो ही वाज इन फेवर ऑफ प्रिंट। उससे लगता था प्रिंट बहुत अच्छा इनोवेशन है, अच्छा इन्वेंशन है। और मार्टिन लूथर क्रिटिसाइज द रोमन कैथोलिक चर्च, और उसे जो वहाँ पे जो कैथोलिक चर्च था उसको क्रिटिसाइज करता था, और क्रिटिसाइज द रोमन कैथोलिक चर्च रीच्ड ए लार्ज सेक्शन ऑफ मासेस बिकॉज ऑफ प्रिंट। और वो इस क्रिटिसिज्म को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा पाया क्योंकि प्रिंट था, प्रिंट की वजह से, प्रिंट की मदद से, और इसकी वजह से वो उसके फेवर में था कि अगर कोई भी चेंजेस लाना है तो हम इसका मदद ले सकते हैं। ठीक है, सो रोमन कैथोलिक चर्च बिगिन कीपिंग एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स फ्रॉम द मिड 16th सेंचुरी। तो रोमन कैथोलिक चर्च जो था वो एक इंडेक्स मेंटेन करने लगा। आपको पता है बुक के शुरू में इंडेक्स होता है जिसमें चैप्टर 1, 2, 3, 4 मेंशन होता है। उसी तरह से रोमन कैथोलिक चर्च ये ऐसे बुक्स का इंडेक्स मेंटेन करने लगा जो कि बैन था। चर्च ने कुछ बुक्स को बैन कर रखा था, उसे लगता था ये बुक को पब्लिश करने से लोग जो हैं चर्च के खिलाफ हो सकते हैं, ऐसे बुक को उसने बैन कर रखा था। बिकॉज ऑफ प्रिंट न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ बाइबल रीच टू द पीपल एंड दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द अथॉरिटी ऑफ द चर्च। देखो क्या हुआ कि जब प्रिंट आ गया तो जो बुक का बाइबल जो रिलीजियस होली बुक है क्रिश्चियन का, उसको नया इंटरप्रिटेशन दिया गया, उसको नई तरीके से लिखा गया, उसको नया इंटरप्रिटेशन और एक्सप्लेनेशन दिया गया उसको। और जब लोगों तक ये पहुंचा तो लोग जो थे वो चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज करना शुरू कर दिए। ड्यू टू दिस द रोमन कैथोलिक चर्च बिगिन कीपिंग इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स फ्रॉम द मिड 16th सेंचुरी। तो और इस तरह से वो मेंटेन करना कि कोई भी ऐसा बुक तो पब्लिश नहीं कर रहा जो प्रोहिबिटेड है, जो मना किया गया है चर्च के द्वारा। तो क्योंकि उसे अपने रिलीजन का खतरा लग रहा था कि लोग अगर खिलाफ हुए तो रिलीजन फिर nobody will start following Roman Catholic Church, और that is the reason why they prohibited it. Gandhi ji said that the first fight for Swaraj is a fight for liberty. Liberty मतलब आज़ादी होता है। अगर हम स्वराज के लिए लड़ रहे हैं यानी कि हम आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, आज़ादी ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, लिबर्टी ऑफ प्रेस, लिबर्टी ऑफ प्रेस मतलब यहाँ प्रिंट हो गया, न्यूज़पेपर, एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, कुछ समूह बनाने का फ्रीडम मिलना चाहिए लोगों को। ठीक है, so the power of printed word is most often seen in the way of government unquestioned rule, so it often seek to regulate and suppress the print। देखो गवर्नमेंट को लगता था कि अगर पेपर को अगर हम प्रेस को फ्री छोड़ देते हैं तो शायद वो क्रिटिसाइज करे गवर्नमेंट को, और इस तरह से गवर्नमेंट खतरे में आ सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने न्यूज़पेपर को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। द कॉलोनियल गवर्नमेंट केप्ट कंटिन्यूस ट्रैक ऑफ ऑल बुक्स एंड न्यूज़पेपर पब्लिश इन इंडिया एंड पास न्यूमरस लॉ टू कंट्रोल द प्रेस। तो इसी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी यही डर था कि अगर प्रेस जो है फ्री हो जाता है तो वो हमारे बारे में लोगों तक लेके आएगा, और लोगों को जो पता चलेगा उनके बारे में कि इस तरह से वो रूल कर रहे हैं, इस तरह से जो इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन को इंटरफेयर कर रहे हैं, तो शायद वो हमारे खिलाफ हो जाए। इसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे बुक्स को बैन कर दिया था। न्यूज़पेपर को तभी कुछ पब्लिश करने को अलाउ किया था जब तक ब्रिटिश उसे अलाउ नहीं कर देता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ सच एक्ट मतलब कानून था वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, जो कि 1778 में लाया गया था। और इस एक्ट में क्या था कि अगर कोई भी प्रेस जो रीजनल लैंग्वेजेज में, पंजाबी, मराठी, बंगाली में कुछ भी छापता है और वो लोगों को प्रोवोक कर सकता है गवर्नमेंट के खिलाफ, तो गवर्नमेंट ऐसे प्रेस के खिलाफ एक्शन ले सकता है, और इसको बोलते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। बिकॉज ऑफ दिस गांधी सेड दैट द फाइट फॉर स्वराज इज फाइट फॉर लिबर्टी ऑफ स्पीच, लिबर्टी ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट राइट ए शॉर्ट नोट ऑन गुटेनबर्ग प्रेस।
गुटेनबर्ग प्रेस के बारे में क्या है, जो आपको पता है गुटेनबर्ग जो था वो, गुटेनबर्ग कौन था, ही वॉज ए सन ऑफ ए मर्चेंट, एक व्यापारी का बेटा था, एंड ग्रो अप इन ए लार्ज एग्रीकल्चरल स्टेट, बड़े फार्म जो था वहाँ पे वो जन्म हुआ उसका और वहीं पे ग्रो हुआ। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही हैड सीन वाइन एंड ओलाइव प्रेस, जहाँ पे वाइन और ओलाइव से प्रेस देखा था जिसमें वाइन वगैरह एक्सट्रैक्ट करते हैं। सब्सिक्वेंटली ही लर्न द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन्स, बिकम ए मास्टर गोल्ड स्मिथ, एंड ऑल्सो एक्वायर्ड द एक्सपर्टीज टू क्रिएट लेड माउल्ड यूज फॉर मेकिंग ट्रिंकलेट्स। ट्रिंकलेट्स मतलब छोटे छोटे गहने बनाने के लिए, जिसे हम माउल्ड बनाते हैं, जिसमें हम मॉल्टन गोल्ड डालते हैं और इससे गहने बनते हैं। इस चीज़ में वो एक्सपर्ट हो गया, और पॉलिशिंग ऑफ स्टोन और गोल्ड स्मिथ के एक्ट में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गया। ड्राइंग ऑन दिस नॉलेज गुटेनबर्ग एडॉप्टेड एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी टू डिजाइन हिज इनोवेशन, और इसी नॉलेज के बेसिस पे जिस माउल्ड वगैरह और गहने, छोटे छोटे गहने बनाने के एक्सपर्टीज पे उसने जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी था उस टेक्नोलॉजी को और डेवलप किया उसने। द ओलाइव प्रेस प्रोवाइडेड द मॉडल फॉर द प्रिंटिंग प्रेस, एंड माउल्ड्स वर यूज फॉर कास्टिंग द मेटल टाइप्स फॉर द लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। और इस तरह से जिस तरह से ओलाइव प्रेस था जिसे उसे ही गॉट एनकरेजमेंट टू गो फॉर प्रिंटिंग प्रेस, और जो माउल्ड था माउल्ड के जैसा उसने लेटर बनाया, और इस तरह से बाई 1448 गुटेनबर्ग प्रीफर्ड द सिस्टम, और इस तरह से उस फर्स्ट बुक वाज प्रिंटेड वाज बाइबल। सो फर्स्ट बुक जो था बाइबल प्रिंट हुआ था, और गुटेनबर्ग जो था फर्स्ट पर्सन था जिसने कि मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस डेवलप किया था इन सारे नॉलेज के बेसिस पे। एरास्मस आइडिया ऑफ प्रिंटेड बुक, तो एरास्मस एक थिंकर था, उसका क्या आइडिया था। एरास्मस थॉट दैट बुक्स वर नॉट गुड फॉर सैंक्टिटी ऑफ स्कॉलरिस्टिक नॉलेज। आमतौर पे जो विद्वानों का नॉलेज होता है उसके लिए बुक्स प्रिंटिंग प्रेस अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? ही वॉज ऑफ ओपिनियन दैट प्रिंटेड बुक्स वुड ग्लट द मार्केट विथ कंटेंट विच विल डू मोर हार्म देन गुड टू द सोसाइटी। उसका मानना था कि बहुत सारे ऐसे प्रिंटेड बुक्स मार्केट में आएंगे या मार्केट में भर जाएंगे जिसको लोग पढ़ के ना कि जितना अच्छा ही नहीं होगा उससे उतना ज़्यादा उन्हें नुकसान पहुंचेगा। बिकॉज ऑफ दिस ही वैल्यू गुड कंटेंट वुड बी लॉस्ट इन द डिम, और इस तरह से जो अच्छा कंटेंट होगा वो दब जाएगा और जो बुरा कंटेंट होगा वो सबके सामने आ जाएगा, और ज़्यादातर लोग उससे प्रभावित होंगे ना कि अच्छे कंटेंट से। एंड दैट इज द रीजन ही डिड नॉट सपोर्ट प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, एरास्मस के बारे में। सो गिव एनी 3 फीचर ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ प्रिंट इन इंडिया। सो इसके बारे में मैंने पहले बता रखा था। दे वर कॉपीड ऑन लीफ से पेपर के, चाहे पाम लीफ इस पे किया जाता था। नेक्स्ट है द पेजेज वर ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड, पेज जो था वो बहुत ही सुंदर से इलस्ट्रेट किया जाता था। They were pressed between wooden covers or sewn together to ensure preservation। तो उसको मतलब सिल दिया जाता था वुडन कवर्स के बीच में, जिससे कि वो बहुत दिन तक रहे बिना कोई डैमेज के। मैन्युस्क्रिप्ट्स आर अवेलेबल इन वेरी वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर मतलब होता है संस्कृत हो गया, पर्शियन हो गया, बंगाली, इस तरह के अलग अलग लैंग्वेज में लिखे जाते थे। हाईली एक्सपेंसिव एंड फ्रेजाइल, बहुत ही महंगा होता था क्योंकि बहुत सारा टाइम लगता था, बहुत सारे वर्कर्स काम करते थे, इसलिए महंगा होता था, और बड़ा वीक होता है जिसको ईजिली अगर हैंडल नहीं करने से वो ख़राब भी हो सकता था। दे कुड नॉट बी रेड ईजिली एज स्क्रिप्ट्स वर रिटन इन डिफरेंट स्टाइल्स। तो अलग लोग अलग अलग तरह के स्क्रिप्ट लिखते थे, उनका वे ऑफ राइटिंग अलग अलग था, इसलिए पढ़ना भी मुश्किल होता था। दे वर नॉट वाइडली यूज्ड इन एवरीडे लाइफ, क्योंकि ठीक है चलो जैसे बुक जितना वाइडली यूज होता है वो इतना वाइडली यूज नहीं हुआ करता था। वाई डिड द वुड ब्लॉक मेथड बिकम पॉपुलर इन यूरोप। सो वुड ब्लॉक मेथड क्यों पॉपुलर हो गया यूरोप में, ये क्वेश्चन है। द प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटेन मैन्युस्क्रिप्ट कुड नॉट मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक्स, क्योंकि वहाँ पे धीरे धीरे बुक्स का डिमांड बढ़ना शुरू हो गया था, और इतना ज़्यादा डिमांड इंक्रीज होना हैंड से दैट डिमांड कैन नॉट बी मेट विद द हैंड रिटेन मैन्युस्क्रिप्ट। सो कॉपिंग वाज, और दूसरी बात है कॉपी करना एक्सपेंसिव था, लेबोरियस काम था, टाइम कंज्यूमिंग था, बिजनेस था। सो मैन्युस्क्रिप्ट वर फ्रेजाइल, और तीसरा इसमें हम सारे डिफेक्ट लिखने हैं मैन्युस्क्रिप्ट के।
मैन्युस्क्रिप्ट जब फ्रेजाइल होता था, वीक होता था और बड़ा मुश्किल से उसको हैंडल कर सकते थे, और उसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल भी था. सो बाय द अर्ली 15th सेंचुरी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग बीइंग वाइडली यूज्ड इन यूरोप टू प्रिंट टेक्सटाइल्स. उसके बाद प्लेइंग कार्ड्स, रिलीजियस पिक्चर्स विथ सिंपल ब्रीफ टेक्स्ट. तो ये सब चीज़ बाद में प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू होना शुरू होगा. नेक्स्ट है व्हाट वाज द रोल ऑफ न्यू विजुअल इमेज कल्चर इन प्रिंटिंग इन इंडिया. तो प्रिंटिंग इंडिया में जब प्रिंटिंग प्रेस शुरू हुआ तो विजुअल इमेज का क्या रोल था. इन द एंड ऑफ 15th सेंचुरी न्यू विजुअल कल्चर स्टार्टेड. ठीक है, विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेसेस विजुअल इमेज कुड बी इजीली रिप्रोड्यूस इन मल्टीपल कलर्स. तो अब जैसे कि मान लो कोई देवी देवताओं का पिक्चर है, उसको हम मल्टीपल कलर में प्रोड्यूस कर सकते थे. ये एक नया इन्वेंशन था. पेंटर्स लाइक राजा रवि वर्मा प्रोड्यूस इमेजेस फॉर मैसिव सर्कुलेशन. तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे इमेज बनाए जो कि बहुत सारे सर्कुलेट हुए बुक्स में, मैगजीन, पेपर वगैरह में. चीप प्रिंट एंड कैलेंडर्स were brought even by the poor to decorate their wall of their houses. तो इस तरह से हम ये भी देखते हैं कि लोग अब कैलेंडर खरीदने लगे, प्रिंट खरीदने लगे, जो कि अपने वॉल, गरीब लोग अपने दीवारों पर लगा देते थे जिससे कि वो डेकोरेट हो जाए. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंट पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ एनलाइटेंड थिंकर. एनलाइटेंड थिंकर मतलब जो होता है बड़े बड़े थिंकर्स थे, स्कॉलर्स थे, उनके आइडिया को पॉपुलराइज करने में प्रिंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. सो कलेक्टिवली द राइटिंग ऑफ थिंकर्स प्रोवाइडेड क्रिटिकल कमेंट्री ऑन ट्रेडिशन, सुपरस्टिशन एंड डिस्पोटिज्म. हम देखते हैं आमतौर पे कि जो थिंकर्स थे उनके कमेंट्री, उनके लिखा हुआ चीज़ जो था ट्रेडिशन को क्वेश्चन करता था, सुपरस्टिशन और डेस्पोटिज्म को क्वेश्चन करता था. डेस्पोटिज्म मतलब होता है कि डेस्पोटिक रूल ऑफ द मोनार्क. Scholars and thinkers argue for the rule of religion rather than the custom and demanded that everything is to be judged through the application of reason and reasoning. ठीक है, तो उनका ये मानना था स्कॉलर्स का कि जो भी चीज़ आप एक्सेप्ट करो उसे पहले साइंटिफिकली देखो कि वो प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा, तभी उसको एक्सेप्ट करो. जस्ट डोंट बिलीव एनीथिंग विच इज बेस्ड अपॉन कस्टम एंड ट्रेडिशन. ठीक है, नेक्स्ट व्हाट दे सेड, दे अटैक द सैक्रेड अथॉरिटी ऑफ चर्च. उन्होंने ये भी अटैक किया स्कॉलर जो था कि चर्च का जो अथॉरिटी है टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, उसको भी उन्होंने चैलेंज किया. राजा का जो रूल था, डिस्पोटिक रूल, वो रूल जो कि राजा बिना लोगों से कंसल्ट किए हुए रूल करता था, स्टेट का रूल, ये सब चीज़ को स्टेट दस एरोडिंग द लेजिटिमेसी ऑफ सोशल ऑर्डर बेस्ड अपॉन ट्रेडिशन. तो जो भी समाज में सामाजिक ऑर्डर था उसको जो कि ट्रेडिशन और कस्टम के ऊपर बेस्ड था, उसको इन्होंने चैलेंज किया. नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा हमें फ्रांस का. सो इन राइटिंग ऑफ वोल्टेयर, फ्रेंच फिलोसफर था, रूसो भी फ्रेंच फिलोसफर था, वर रेड वाइडली एंड दोज हु रेड दीज बुक्स सॉ द वर्ल्ड थ्रू न्यू आईज दैट वर क्वेश्चनिंग, क्रिटिकल एंड रैशनल. तो जब जो लोगों ने इन सब महान राइटरों के बुक पढ़े, उन्होंने अब हर चीज़ को क्वेश्चन करने लगे और क्रिटिकल और रैशनल वे में चीज़ को समझने और जानने और क्वेश्चन करने का तरीका. इससे भी देयर वाज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग. नेक्स्ट है हाउ डिड द ओरल कल्चर एंटर प्रिंट एंड हाउ वाज द प्रिंटेड मटेरियल ट्रांसमिटेड ओरली, एक्सप्लेन. सो ओरल कल्चर मतलब होता है जहाँ पे प्रिंटेड नहीं होता है, लोग एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन कोई भी चीज़ को पास ऑन करते हैं. सो ओरल कल्चर एंटर्ड ए प्रिंट इन द फॉलोइंग वे. प्रिंटर्स पब्लिश्ड पॉपुलर बलाड एंड फोक टेल्स. देखो पहले जो बलाड और फोक टेल्स जो थे ना, ये ओरल कल्चर में है. जैसे खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, इस तरह का फोक टेल्स वगैरह हो गया, बलाड हो गया. ये जो थे पहले लिखे हुए नहीं जाते थे, बल्कि इसे आई मीन दीज फोकलोर्स एंड फोक टेल्स वर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ओरली. ठीक है, बुक्स वर profusely illustrated with the pictures. Printed materials were transmitted orally in the following way. कैसे जो I mean printed materials were transmitted orally, कैसे these were sung at gathering in village taverns and in towns. तो इस तरह से लोग आते थे, सुनते थे. They were recited in the public gathering. इसको हम रिसाइट बार बार रिपीट करते थे पब्लिक गैदरिंग में, जिससे कि लोग सुने और याद रखें. मेनी हिस्टोरियंस हैव आर्ग्यू दैट प्रिंट कल्चर. ठीक है, सो इस तरह से हमने ये देखा क्वेश्चंस कि ओरल कल्चर में क्या होता था कि नथिंग वाज रिटन डाउन. जो फोक टेल, फोक लोस थे दैट यूज टू ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन थ्रू वर्ड ओनली.
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेनी हिस्टोरियंस हैव आर्ग्यूड दैट प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशन विच विद इन विच द फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर्ड। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि प्रिंट मीडिया ने जो माहौल क्रिएट किया उस माहौल में ही फ्रेंच रेवोल्यूशन सक्सेसफुल था। तो कैसे हम देखते हैं एक तरह से, द प्रिंट पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ एनलाइटेंड थिंकर। मैंने बताया था ना वहाँ बहुत सारे थिंकर्स थे, रूसो, वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू, इन्होंने अटैक किया चर्च की अथॉरिटी के ऊपर, डिस्पोटिक पावर ऑफ स्टेट के ऊपर। इन्होंने बोलने लगे कि चर्च जो है अपनी मर्जी से रूल नहीं कर सकता है, चर्च को बाइबल के बेसिस पे रूल करना चाहिए, राजा जो है अपनी मर्जी से रूल नहीं करता है, उससे पीपल से कंसल्ट करना जरूरी है। इस तरह का चीज़ उन्होंने डिस्कस करने लगे। द प्रिंट क्रिएटेड न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट एंड द पब्लिक बिकम अवेयर ऑफ रीजनिंग। तो जब प्रिंट की वजह से चीज़ को डिस्कस होने लगा, चीज़ को डिबेट होने लगा, तो लोगों को लगा कि ये बेटर है कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट करना अगर उसके पीछे साइंस है, उसके पीछे रीजन है, ना कि जस्ट बिकॉज इट इज कस्टम एंड ट्रेडिशन। दे रिकॉग्नाइज द नीड टू क्वेश्चन द एग्जिस्टिंग आइडिया एंड बिलीफ। तो जो एग्जिस्टिंग आइडिया थे जैसे मोनार्की हो गया, चर्च का डोमिनेंस हो गया, ये सब चीज़ एग्जिस्टिंग आइडिया थे, उसको लोग क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। The literature of 1780s mocked the royalty and criticized the morality and the existing social order। तो उन्होंने जो 3 ऑर्डर थे फ्रांस में उसको मजाक उड़ाया उसने, लिटरेचर वगैरह में रॉयल्टी को मजाक उड़ाया कि इस तरह से ये कर रहे हैं, इस तरह से रूल नहीं किया जाता है। सो दिस इज़ द रोल ऑफ प्रिंटिंग प्रेस that were there in France in 18th century, which not only try to create awareness among the people but also develop the system of debate and discussion, and also it criticized the autocratic monarch, state and church। ठीक है। सो who brought out the first Indian newspaper published in English। तो गंगाधर भट्टाचार्य ने फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर पब्लिश किया था। ठीक है। व्हाट न्यू स्ट्रेटजी वर यूज टू सेल बुक्स। तो किताबों को बेचने के नए नए स्ट्रेटजी क्या डेवलप किए थे। द पीरियडिकल सीरियलाइज इंपॉर्टेंट नॉवेल्स। तो नॉवल जो थे ना सीरियल के फॉर्म में आते थे, जैसे मान लो एक नॉवल आया पहले, फिर अगले साल दूसरा नॉवल आएगा, पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 3, इस तरह से सीरियल वाइज में आता था। ठीक है। सो जिससे लोगों को उसके प्रति इंटरेस्ट बना रहे और वो दूसरा आता तो उसे खरीदे लोग। सेकेंड 1920 में इंग्लैंड पॉपुलर वर्क वर सोल्ड इन चीप सीरीज कॉल्ड द सीलिंग सीरीज। तो उन्होंने जो पॉपुलर बुक्स थे उसको सीलिंग सीरीज में सस्ते में बेचा, जिससे कि ज़्यादातर लोग खरीद सके, इसे पढ़ सके। द डस्ट कवर और द बुक जैकेट इज 20th सेंचुरी इनोवेशन। ठीक है, ये भी एक इनोवेशन था। चीप पेपर बैक एडिशन वर ब्रॉड टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन इन 1930। 1930 में जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, महामंदी हुआ था, उसमें लोगों के पास परचेसिंग पावर कम हो गया था, तो उस समय लोगों को इंटरेस्ट को कंटिन्यू रखने के लिए सस्ते पेपर बैक एडिशन शुरू किया गया, जिसमें कि दोनों तरफ पेपर में प्रिंट किया जाता था और सस्ते पेपरों में प्रिंट किया था, जिससे कि सस्ते में वो बेच पाए। ठीक है। सो ये था न्यू स्ट्रेटजी। विच बुक वर पब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन राय। तो याद रखना इसमें उन्होंने राजा राम मोहन ने पब्लिश संवाद कौमुदी। ठीक है, आ सकता है 1921 में उन्होंने पब्लिश किया था, जिसमें कि ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज किया था। वर्नाकुलर प्रेस कब आया था, ये क्वेश्चन आ सकता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था। ठीक है। और किस कंट्री को देख के हमने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, आयरिश प्रेस लॉ के, आयरलैंड में इस तरह का लॉ इंट्रोड्यूस किया था, उसी को देख के हमने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। हु रोड गुलामगिरी, सो ज्योतिबाई फुले, ये भी लर्न करना है 1871 में। नेम एनी 2 इंडियन प्रेस बिफोर इंडिपेंडेंस। तो नावल किशोर प्रेस एट लखनऊ और दूसरा श्री वेंकटेश्वर प्रेस इन मुंबई। तो ये 2 प्रेस थे जो इंडिया में आज़ादी से पहले से ही थे। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंट। प्रिंट का सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। प्रिंट हेल्प इन ब्रिंगिंग द रिलीजियस टेक्स्ट विद इन द रीच ऑफ द कॉमन। पहले रिलीजियस टेक्स्ट इतना कॉमनली अवेलेबल नहीं था, लेकिन प्रिंट आने के बाद ये सब चीज़ लोगों के हाथों में आ गया। इट ऑल्सो हेल्प इन शेपिंग द न्यू पॉलिटिकल डिबेट। तो नए नए पॉलिटिकल डिबेट जो है वो भी प्रिंट कर देने, कोई भी चीज़ पब्लिश होता था लोग उसके ऊपर डिबेट करते थे। सो इट ऑल्सो हेल्प इन कनेक्टिंग द पीपल फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया बाय कैरिंग न्यूज़ ऑफ वन पार्ट टू अनदर। तो जब अगर मान लो कुछ अमृतसर में जैसे बहुत सारे लोगों को मारा दिया, अमृतसर जो इंसिडेंट हुआ था 1919 में, जिसमें कि जनरल डायर ने गोली चला दी था बहुत सारे लोगों के ऊपर और बहुत सारे लोग मर गए थे।
ये न्यूज़ इजीली हर जगह स्प्रेड हो गया ऑल ओवर इंडिया में, और इस तरह से लोग एक दूसरे से जुड़ना शुरू हो गए. सो दैट इज ऑल्सो अनदर इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंट. हाउ डिड द प्रिंटिंग टेक्निक बिगिन इन इंडिया? ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. तो पहले इंडिया में प्रिंटिंग टेक्निक नहीं था, हम हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट यूज करते थे. द प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट केम टू गोवा विद द पोर्तुगीज मिशनरी इन द मिड 16th सेंचुरी. सो गोवा में पोर्तुगीज लेके आए थे पहली बार. जीसुइट प्रीस्ट लर्नड कोंकणी एंड प्रिंटेड सेवरल बुक्स. तो वहाँ के जो लोकल प्रीस्ट थे उन्होंने वहाँ का लोकल लैंग्वेज सीखा. कोंकणी गोवा का लोकल लैंग्वेज है, और इसको सीखने के बाद उन्होंने बहुत सारे बुक्स को पब्लिश किया कोंकणी भाषा में. बाई 1674 50 बुक्स हैव बीन प्रिंटेड इन कोंकणी एंड इन कन्नड़ा. कन्नड़ा कर्नाटका का लैंग्वेज है, उस भाषा में प्रिंट किया गया वहाँ पे. कैथोलिक प्रीस्ट प्रिंटेड द फर्स्ट तमिल बुक in 1579 at Cochin, and in 1713 the first Malayalam book was printed by him. So इस तरह से इंडिया में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस शुरू रहता है. नेक्स्ट कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है. व्हेन द फर्स्ट पेपर बैक एडिशन वाज ऑफ द बुक पब्लिश. तो ये ग्रेट डिप्रेशन समय 1920 1930 में, 1920 या 1929 या 30 में हुआ था. ठीक है. विच वाज द फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय गुटेनबर्ग. तो बाइबल किया था. नेम द बुक सोल्ड बाय ट्रैवलिंग पैडलर्स. तो पेनी चैप बुक, जो बहुत सस्ते होते थे और लोग फेरी वाले घूम घूम के बेचते थे इसे. विच ऑफ द रीडिंग सोर्सेज फेमस एमंग द वुमेन. तो पेनी मैगजीन ज़्यादा फेमस था क्योंकि सस्ते में जाता, औरतें खरीदती थी. सो ये था हमारा चैप्टर. अगर आपको समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू.